समरस को ना ही दोष को सही, सब लोग सुनते हैं और सुनते हैं, और उसका अर्थ क्या लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्लीज बताएंगे अर्जुन? क्योंकि सफलता दिखती सबको अच्छी है, चमकती हुई दिखती सबको अच्छी है, लेकिन अचीव करने के पीछे जो मेहनत होती है, वो मेहनत जो है वो सब लोगों के बस की बात नहीं। I welcome the audience once again. This is, I think, our fourth conversation with between me and Shravanji. And I'm so grateful and thankful to Shravanji for having taken out some time from his weekends. So he's working for 6 days, and then he has got one weekend. I think even on that weekend, he might be working and studying and doing something to make the life of people and students better. And that is what brings him to this session, because audience, you might recall one sentence which Shravanji had said some time ago in one of these conversations, that even if one person's life changes, or even if one person gets some benefit out of this conversation, we shall be so happy that the time which you are putting while having this conversation is actually going the right direction. It is adding value. So thank you so much to Shravanji, and thank you so much to all the audience for watching these videos. I think your support is very valued, और मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग प्यार दे रहे हैं। श्रवण जी, आपका जो वीडियो है मैं शेयर करना चाहूंगा। आपका पहला वीडियो जो हमने रिलीज किया था चैनल में, ट्रांसफॉर्मिंग बाय अरुण यूट्यूब चैनल में, वो नंबर 1 में था लॉन्ग वीडियोस में। और फिर हमारा जो दूसरा इंटरेक्शन हुआ, जो पहला वीडियो था, जो दूसरा चैनल उस पर स्टे इंस्पायर्ड विद अरुण यूट्यूब में, वो आपका सेकंड टॉप 2 में है। ये इतने सारे वीडियोस में एकदम टॉप में है। तो आपको जो भी कॉन्वर्सेशन होता है हमेशा टॉप में होता है, और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमेशा कुछ नए नए वैल्यूज ऐड करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगले सेशन में हम लोग और कुछ बातें करेंगे चैप्टर 2 और कुछ स्टोरीज के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई है। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा ऑडियंस सबको मालूम है कि ये सारा फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन है। मैं जस्ट एक छोटी सी बात में शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी लिखता हूँ और लोगों से बातें चलती रहती है मेरी। अब उसी तरह से जिस तरह से आप लोग काफी काम करते हैं अपने फील्ड में, तो मेरा फील्ड है, तो मैंने जस्ट एक छोटा सा इंटरव्यू देखा है। काफी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है भारतवर्ष के, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, काफी बड़े हैं। और उन्होंने कहा एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और मुझे लगा कि सफलता का सूत्र काफी गहराई तक वहां से कनेक्टेड है। जो पहले मुझे लगता था कि नहीं, आई ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट पैशन, हैप्पीनेस, फन करके सबको मजे मजे में हो जाए। मजे मजे में नहीं होता है, यू गो टू अ पॉइंट बियॉन्ड दिस। वो जो पहाड़ की जो ऊंचाई आती है, जब अकेले चढ़ता है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, वहां अकेले चढ़ना पड़ता है, वहां पर मजा वजा ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ वहां होता है। उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी एंड attainment of greatness is actually a boredom, a process full of boredom. It's a boring process. मतलब हर दिन 3 घंटा बैठ के जिम में भागे जा रहे, कहाँ भागे जा रहे। It's not easy. खाने में बॉइल्ड खाना खाना, सारा कुछ जो चाट मसाला छोड़कर, and then he says that cheat day could be one after a long gap. It can't be a series of cheat days, which चलो थोड़ा सा कुछ खा लिया, कल कुछ पकौड़े खा लिया, परसों एक और cheat time. So most of the people keeps a cheat time. तो वही मैं सोच रहा था उसके बारे में, 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि क्या सफलता की जर्नी इतनी ज्यादा दर्द भरी है, इतना बोर्डम, और ये आ रहा है किसी टॉप नॉच प्लेयर से आ रहा है। वही मैं सोच रहा था, देन आई वाज डूइंग सम मोर रिसर्च। फिर मैंने देखा एन नारायण मूर्ति की कहानी, जो, और मैं चाहूंगा सारे ऑडियंस को, लोग प्लीज, सारे ऑडियंस आप प्लीज देखिए, वो इंटरव्यू है, moneycontrol.com में जाइएगा, एन नारायण मूर्ति टाइप कीजिए, आपको आएगा वो इंटरव्यू। एन नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति दोनों है, और उन्होंने कहा है कि वो 30 साल के आसपास तक वो Infosys आया करते थे 6:20 in the morning. He used to enter the office 6:20 in the morning and used to work till 8-9. Now, boredom ही तो क्या है, बच्चों का बर्थडे मिस कर रहे हैं, पत्नी के साथ मूवी, फैमिली के साथ मूवी मिस कर रहे हैं, बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। फिर मैं सोच रहा था, फिर मुझे लगा नहीं, बात में सही है। एक हद तक जाने में मजा आता है, जब आप ट्रेकिंग में जा रहे हैं, पहाड़ की चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, कुछ हद तक पहुंचे तो बहुत सारे लोग साथ में, कुछ मस्ती चल रहा है, कुछ नूडल खा रहे, कुछ मैगी खा रहा, थोड़ी हवा का ठंडक महसूस कर रहे, कुछ फोटो ले रहे, कुछ सेल्फी ले रहे। पर जब बाद में जब बर्फीली ठंडक आती है और ऊंचाई आती है, जहां पर लगता है कि हवा की सांस लगता है कि अब उड़ाकर फेंक देगी घाटी में, वहां पर मुझे लगता है कि एक अंधेरा कोहरा छाने लगता है, फिर वहां अकेलापन आने लगता है। वही शायद उनका कहना है। हम लोग अभी स्टडी चल रहा है इस फील्ड में, 1-2 दिनों और अभी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है कुछ और लोगों के साथ में। सो हम लोग श्रवण गुरु जी से बात करेंगे। श्रवण जी, इसका गीता से कुछ ऐसा, कुछ भी तारतम्य कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इस फील्ड में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लोगों को समझना कि हर चीज मस्ती मस्ती में चल के एक हद के बाद नहीं मिलता है। आपको देखिए, आप वीकेंड में हमारे साथ बैठे हुए हैं और फिर जी के जो भी, आई थिंक ओवर टू यू श्रवण जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Arun, thanks for sharing this story.
और इस स्टोरी को मैं थोड़े से दूसरे पक्ष पे ध्यान देना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। मतलब इनफैक्ट आप इसे जिसे बोर्डम बोल रहे हैं, उस बोर्डम की कहानी को आप ऐसे लेके चले कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाइट पे जाना है, एक सर्टेन स्किल पे अचीव करना है, तो हो सकता है आपकी यात्रा जो है वो अकेली हो। इसके लिए आप हमेशा तैयार हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर एवरेस्ट के लिए आप चढ़ने जाते हैं, तो उस केस में एक सर्टेन मोमेंट के बाद, एक सर्टेन फेज के बाद आपको अकेले चढ़ना पड़ेगा, या साथ में हो सकता है एक कंपेनियन हो या दो कंपेनियन हो, या आपको ये तैयार होकर चलना चाहिएगा कि ये सफलता की जो है वो मुझे मिलने वाली है, तो ये यात्रा मेरी होगी, और इसमें होने वाली जितनी कठिनाई होगी वो मेरी होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर उठेगा, तो फिर आखिर एवरेस्ट पे चढ़ने जाएंगे क्यों? फिर से एक सवाल में फाइन बोलेंगे जरा एक बार, फिर से मैं फिर से एक बार सवाल में बोलेंगे अभी। हाँ, मतलब कि इनफैक्ट जब ये मुझे पता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद अगर मैं एवरेस्ट को स्किल करने जा रहा हूँ, हाँ, वहां पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहा हूँ, तो एक सर्टेन फेज के बाद मैं अकेले ही चढ़ूंगा। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि सफलता दिखती सबको अच्छी है, चमकती हुई दिखती सबको अच्छी है, लेकिन अचीव करने के पीछे जो मेहनत होती है, वो मेहनत जो है वो सब लोगों के बस की बात नहीं। तो उस मोमेंट पे आपको अकेला रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको ये पता है कि अकेला रहना पड़ता है, तो उस केस में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसे रास्ते पे चले क्यों? हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फाइनली फाइनली जब आपको अकेला हो जाना है, एकाकी हो जाना है, तो ऐसे रास्ते पे चले क्यों? गीता का निष्काम कर्मयोग, गीता में जो निष्काम कर्मयोग बताया गया है, वो सिंपल एक ही चीज पे फोकस करता है कि आप अपने कर्म को एंजॉय करो, आप अपने वर्क को एंजॉय करो। क्या मिलने वाला है उससे, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचिए। उस फल को एंजॉय करने के लिए आपके साथ कौन होने वाले हैं, सेलिब्रेट कौन करने वाले हैं आपकी सफलता को, इसके बारे में आप सोचो ही नहीं। आपको सोचना केवल किसके बारे में है? 100% कन्विक्शन के साथ, अपने परफेक्ट जो एफर्ट हम लोग डाल सकते हैं उसके साथ अगर आप अपना काम करते जाए, तो आपका वहां पे उस काम में एंजॉय करने लगेगा। और बिल्कुल जैसे सही। ही एंजॉय करने लगोगे, तो उसी में गीता में ये बोलता है कि हम लोग को क्या कहते हैं कि सत्व गुण से भरी हुई मनोवृत्ति के साथ कर्म करना चाहिए। मतलब कि तीन गुणों के बारे में बताया गया है कि कर्ता के भाव में प्रकृति के ये तीन गुण हैं, और ये तीन गुण जो है वो मुख्य रूप से करता है। हम लोगों को केवल ये फील होता है कि हम करता है, लेकिन करता कोई और है। तो इस अकर्ता भाव को समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस इन गुणों की मनोवृत्ति में अगर कोई आदमी हो, तो उसका कैसा होगा आचरण। तो अगर कोई रजो वृत्ति वाला है, तो वो बोलेगा कि अगर मैं कर्म करता हूं तो फल लूंगा जरूर, लूंगा तो मैं कर्म भी और लूंगा ये फल भी मेरे जरूर। ऑन लाइटर नोट, अगर हमारे ऑडियंस में से कुछ लोग कॉर्पोरेट के हैं तो ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कोई बुरी मतलब ये है, मतलब इंक्रीमेंट हर किसी को चाहिए। हर किसी को इंक्रीमेंट तो चाहिए, 100 में से 99 लोगों को चाहिए, मैं सबको चाहिए तो लोग बोले नहीं बोले तो तो ये कैटेगरी काफी तो ज्यादा ये लोग है। ये कैटेगरी आपको रजोवृत्ति वाली कैटेगरी मिलेगी कि यार ये इससे ये फल मिलेगा तभी मैं ये काम करूंगा। इनफैक्ट काम करूंगा तो फल तो लेके रखूंगा। करेक्ट। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तमोगुणी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो पहले से ये जज कर लेते हैं कि यार फल वल तो मिलना नहीं है, वो झूठ मूठ की गोली दे रहा है कोई सामने वाला, तो छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तो फल भी छोड़ूंगा और साथ में कर्म भी छोड़ूंगा। या करेक्ट। लेकिन लेकिन श्रीमद् भागवत गीता हम लोगों को इन दोनों बात के बियॉन्ड बोलती हम्म। है। ये नहीं बोलती कि आप लूंगा और छोड़ो वाली को बात ही छोड़ दो। आप क्या करो कि तत्व गुणी मनोवृत्ति में आ जाओ। हम्म। और वो सिंपल सा ये आपको संदेश देता है कि आप अपने वर्क में एंजॉय करो। योगा कर्मशु कौशलम। लेकिन प्रॉब्लम अपने साथ ये है कि जब तक कोई विदेशी वर्ड ना आ जाए, मतलब कि इसकी जगह पे मैं अगर यहाँ पे काइजन का यूज करूँ कि हाँ जापानीज वर्ड है, जापानीज फिलोसफी है, काइजन में परफेक्शन यूज करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा अपीलिंग हो जाएगा, ग्लैमरस हो या जाएगा। अभी देखिए यही ना वो बोलेंगे कि यार हाँ, आप जी आपके बाद में बोलूंगा। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, जी हाँ, बहुत अच्छे बोला। कि निष्काम कर्मयोग की बात करेंगे कि यार ये तो अपने पास अपने सनातन धर्म में पहले से प्रेजेंट है, तो वो उतना अपीलिंग नहीं होता, खासकर यंग जनरेशन के साथ, जनरेशन जेड के साथ, तो कहीं से भी अपीलिंग नहीं होता।
इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये देख रहा था कि जो आपने सक्सेस की बात की, उस सक्सेस में एक तो कर्मियों की बात है, और हमें यहाँ पे अभी के एग्जाम्पल तो आपने बोले ही, नारायण मूर्ति जी का, और शायद जो आपने एग्जाम्पल बोला था राहुल द्रविड़ जी का एग्जाम्पल बोला था, उनकी इंटरव्यू मैंने पढ़े थे, कुछ इसी तरह का उनका भी कहना था कि सक्सेस के बाद आप अकेले रह जाते हैं। तो अपने सनातन धर्म में कुछ ऐसी कहानियां भरी हुई है, जैसे एक वहां पे ऋषि थे, उस ऋषि की शादी हुई, शादी हुई, उसके बाद क्या हुआ कि वो शादी के बाद एक ग्रंथ जो है वो लिखने के लिए बैठ गए। हम्म। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, एक ऐसा समय आया कि उनका ग्रंथ जो है वो कंप्लीट हो ओके। कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा तो देखा कि एक थोड़ी बूढ़ी सी लेडी वहां पे आ गई है, और उनके पास जाके वहां पे पानी भर के हम्म। पूछा कि आप देवी कौन है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपकी वाइफ हूँ। शादी के बाद जब आप आए थे, उसके बाद आप इस ग्रंथ में इतना ज्यादा डूब गए कि उनको पता भी नहीं चला कि आपकी शादी हुई है। डेली मैं आती हूँ यहाँ पे, सफाई करती हूँ, मैं आपका खाना दे जाती हूँ, आपको पानी दे जाती हूँ, लेकिन आज आपने दिखा। तो उसने बोले, उसने ये कहा कि देवी आप धन्य हो। और भानुमति करके जो वहां पे है, अद्वैत वेदांत में बहुत ग्रंथ माना जाता है ये हम लोग को इम्पोर्टेंट, तो उसमें भानुमति करके उन्होंने उस ग्रंथ का नाम भी दे दिया अपनी वाइफ को मत। तो कहानियां देखिए अपनी जगह पे है। तो कहानियों के, जो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि हम लोग हाइपर रियलिटी में जीने लगते हैं, हम्म। सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है, जो सिग्निफाइड है उस पर आप फोकस करें, उसकी जगह पे हम लोग सिग्निफाइड पे फोकस करने लगते हैं कि यार ऐसे ऋषि होंगे, ऐसी उनकी वाइफ होगी, इस तरह से धीरे धीरे वो ग्रोथ हो गया, और हो सकता है कि किसी डायरेक्टर को ये मिल जाए तो स्टोरी भी वो बना ले, इस पे बिल्कुल। मूवी भी बना ले। लेकिन है कि उन्होंने ये सिग्निफाई करने की कोशिश की, अगर आप काम में डूब जाते हो तो बाकी कुछ भी आपको याद नहीं, और इनफैक्ट याद नहीं रहना चाहिए, और वो जर्नी हमेशा आपकी एकाकी रहे। हम्म। हम्म। हाँ, उस एकाकी जर्नी के लिए, उस एकाकी जर्नी के लिए आपको फिर से श्रीमद् भागवत गीता जी जिस तरह से बोलते हैं, आई कॉल इट वे ऑफ लाइफ, गीता वे ऑफ लाइफ, गीता के हिसाब से आप जिए, और उस तरह से जिएगा तो ये सब काम जो आपको सहज हो जाएगा। मतलब कि हम लोग अपना अगर शेयर करें, मेरी बेटी जब मेरे ख्याल से एक 1.5 साल की हुई, तब उसने चलना सीखा था, और चलना सीखा था तो रात में 12 बजे वो प्रैक्टिस करती थी चलने की। जब हम लोग के सोने का टाइम होता था तो प्रैक्टिस करती थी, और उस प्रैक्टिस करने में जब भी वो चलती थी, हम लोग, मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश होते थे, वाह दिस इज एन अचीवमेंट। और फिर 15 मिनट 20 मिनट वो प्रैक्टिस करती थी, फिर हम लोग बोलते थे कि बेटा आप रुक जाओ, थक जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वैसे। लेकिन क्या हुआ कि बड़ी हुई और चलने लगी, और चलते चलते पता चला कि चलना तो उसका सहज काम है। बिल्कुल। ना तो चलने में उसे एक्साइट, उसको चलते देख मुझे कोई एक्साइटमेंट होती है, ना ही चलते चलते वो थक जाती है, तब मुझे वहां पे देखना पड़ता है। तो गीता वे ऑफ लाइफ काम को इसी तरह से सहज करती है। शुरू में जब हम लोग स्विमिंग सीखते हैं, तो स्विमिंग सीखते वक्त ये लगता है कि अच्छा 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, आधे घंटे तैरा, उसके बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन तैरना जब आ जाता है, उसके बाद ऑफिस से आने के बाद बोलते हैं कि यार चलो तैर के आते रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल सही बात है। अब डिफरेंस समझो, ये ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड का डिफरेंस है, ये केवल ऐसा है कि किसी काम को करते करते हम लोग इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए, अभ्यस्त हो गए, कि वो काम हमारे लिए सहज हो। बिल्कुल सही बात है। वो पहाड़ चढ़ना जो दूसरे को बहुत दुरूह लगेगा, लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है, कि बिल्कुल। लेस ऑक्सीजन के साथ हम लोग वहां पे दर्दीली बर्फीली पहाड़ियों के पास वहां पे जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा अभ्यस्त हो गया कि उसको अंतर ही नहीं पता है। बहुत सही बात आपने कहा है श्रवण जी, और मैंने एक्चुअली ये भी देखा है, एक्चुअली ये तो स्टडी है, रिसर्च का फील्ड है, तो मैंने शब्द इस्तेमाल किया बोर्डम, ये सब नॉर्मली मैं जी। नेगेटिव शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आपने देखा मैं हमेशा सकारात्मक शब्द जी। इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए कहीं ये शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि लोग समझ पाते हैं। और एक दूसरी बात है जो जी। आपने कही कि भाई विदेशी शब्दों को लोग ज्यादा आसानी से समझ, इकिगाई बोले तो इकिगाई बेस्ट सेलर हो गया, जब एक ही गाड़ी। इकिगाई में कितना दिया हुआ, अच्छे से लिखा हुआ, पैशन क्या है, पर्पस क्या है, जी। टैलेंट क्या है, और और अगर आप कल। स्वधर्म बोलोगे, अरुण सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, प्लीज। आप इकिगाई बोलोगे सब लोग कनेक्ट करेंगे, वाह। और बोलोगे कि यार तुम्हें अपना स्वधर्म पहचानना है, और स्वधर्म के हिसाब से आपको आचरण करना है, तो गीता ये इंश्योर करती है कि आपको जीवन में उत्कृष्टता, आपको सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। लगेगा कि यार क्या पुरानी बात बोल रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बोलोगे कि किसी को अगर सिखाना है कुछ, तो सिखाने में आप बोलेंगे कि सबसे पहले हम लोग को श्रवण करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन करना चाहिए, ये अपीलिंग नहीं रहेगा। तो हाँ री, ये तीन जैसे ही आप बोलोगे वाह, सही है, बिल्कुल आप सही कनेक्ट कर बोल रहे हो। गया। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, यही वही जी। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इकिगाई के 2 साल पहले से मैंने जब ये बुक रिलीज हुई इसके 2 साल पहले से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। इसको मैंने वीडियो बनाया था मेरे चैनल में, 4 सर्कल्स ऑफ सक्सेस, पर्पस, पैशन, जी। टैलेंट और डिमांड। और वही जब इकिगाई आई तो पूरे पूरे विश्व में छा गई। तो वही मैं सोच रहा था, कल कल एक प्रोग्राम आ रहा था कपिल शर्मा का शो, तो मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने लास्ट में अच्छा। देखा, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाए हुए थे वो। तो उसमें एक स्पीकर ने कहा कि यार ये स्टीफन कवी जिनकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल सुपर हिट हो गई, उन्होंने कहा था कि ये 7 सीक्रेट्स, 7 हैबिट्स ये मैंने लिए थे मतलब भगवत गीता से। तो लोग बोल रहे थे। बिल्कुल। और अपने घर में ये मैं हमेशा देखता हूँ कि भाई अपने अंदर जो शक्ति है उसको आप पहचानते नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक मैं सुबह का प्रोग्राम करता हूँ, तो कल मैंने प्रोग्राम एक सेशन रखा 8 बजे, मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा। पहले मैंने प्रोग्राम कंप्लीट किया 5:30 to 6:30। तो वही जो लोग आते हैं हमेशा आते हैं, वो हमेशा आते हैं भक्ति भाव से आते हैं, आराम से बैठ के पूरा यार रिचुअल करेंगे, और बाकी लोग जो है सो रहे हैं आराम से। तो मैंने एक वीडियो छोटा रिकॉर्ड किया कि यार मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ दोस्तों, 1 मिनट का था, मैंने भेजा सबको जो ग्रुप में है, जो सो रहे हैं, जो नहीं आते हैं, भाई मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो जिंदगी बदल सकता है आपकी, उसकी महत्व आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हो सकता है आपको सुबह उठने में परेशानी हो रही है, जब तक सुबह उठेंगे नहीं तब तक आप इस प्रोग्राम को महसूस नहीं करेंगे। जब तक महसूस नहीं करेंगे, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था, द ट्रू नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या बात है, आपको लगेगा क्या ऐसे बोल रहा सुबह उठकर। चलिए कल शाम को 8 बजे मैं एक प्रोग्राम, तो कल मैंने शाम को 8 बजे एक सेशन रखा है ताकि मैं बोलूँ इसकी कि सुबह का पावर क्या होता है, ताकि एटलीस्ट लोग ज्वाइन तो करे। तो ये अंधकार की जो दुनिया हमने बात की थी, और हम भी उस अंधकार से धीरे धीरे बाहर आते जाते, बिकॉज हमेशा वो नया एक शाइन रोशनी नजर आती, जैसे हर कोई अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन काफी बड़ा अंधकार है। इकिगाई तो एक एग्जाम्पल है। और बोर्डम को जो आपने बात की, बिल्कुल बिल्कुल मैंने क्या देखा है कि एक हद के बाद में, जैसे एक कंफर्ट जोन क्या हुआ कि एक एरिया में मेरा कंफर्ट जोन है, 10 मिनट दौड़ते हैं तो पसीना छूट जाता है, फिर वो आराम का जोन बन जाता है, फिर हम अपने कंफर्ट जोन को और आगे बढ़ाते हैं, 15 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा। ना पीपल कि बाद में उनको इतना मजा नहीं लगता है कि अगर वो काम नहीं करे, अगर एना नारायण मूर्ति को बोलते कि चलो सुबह जाकर पार्टी करो, बोले नहीं मेरे को ऑफिस ही जाना है। उनको भी मजा आता है। तो वो जो गीता भाव है उसको अपने टच किया, वो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और ये मैं चाहूंगा ऑडियंस की इस बात को ध्यान में रखिए कि वो जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते जाएंगे, वैसे वो एरिया आपका कंफर्ट जोन, आपको मजा आने लगेगा। और बाद में फिर जब देखिए ट्रिगर क्यों हो जाता है। अभी मेरा एक पड़ोसी है, जतिन जतिन पड़ोसी हमारे हैं, और वो क्या किए, वो यहाँ से साइकिल में गोवा चले गए। अब उनको साइकिलिंग का पैशन है। अब जो साइकिलिंग नहीं करता उसको आधे घंटे में लगेगा, पसीना छूट जाएगा। और वो 440 किलोमीटर गोवा चले गए, और क्या मेरे बोल रहे थे 72 घंटे में नहीं 36 घंटे में चले गए। मैंने बोला 36 घंटे में गोवा, शायद मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ घंटा। बोले हाँ यही डेडलाइन था। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो धीरे 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 वो एक मस्ती का मजे का कारण बन जाता है। और वही साइकिलिंग जो बाकी लोगों को पसीने छुड़ा देगा, उनको मजा दे रहा है चलते समय। सो थैंक यू सो मच श्रवण जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब इनफैक्ट एक स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि एक छोटी बच्ची जाती है कहीं पे अपनी मम्मी के साथ, एक पर्ची दुकानदार होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पर्ची दुकानदार के पास जाते हैं, तो बच्चे को देख के वो बोलता है कि अच्छा बेटा टॉफी ले लो, चॉकलेट। तो दुकानदार ने वो बोला बच्ची को कि बेटा तुम यहाँ पे ये अपने डब्बा है उसमें हाथ लेके मुट्ठी भर चॉकलेट ले लो। बच्ची ने नहीं लिया। तो दुकानदार ने बोला उसकी मम्मी को कि बहन जी इसको बोलो ले ले। तो मम्मी बोली उसको कि बेटा ले लो। फिर भी बच्ची ने नहीं लिया। उसके बाद फिर वो जाने लगे, तो दुकानदार ने फाइनली क्या किया, अपने हाथ से वहां से एक मुट्ठी भर चॉकलेट निकाल के उसको दे। इस बार बच्ची ने ले लिया। तो मम्मी ने ये पूछा कि बेटा पहले क्यों नहीं दे रहे थे। तो उसने बहुत ही इनोसेंटली ये बोला कि मम्मी मेरे तो हाथ बहुत छोटे थे, बहुत कम टॉफी हाथ। तो सकाम भाव क्या से अगर बात आप क्या गोल बात। को देखते हुए, अगर वो गोल को देखते हुए आप करोगे, तो हो सकता है कि जो खुशी मिलने वाली है उस गोल को अचीव करने की वो आपको मिल जाए। लेकिन निष्काम भाव से केवल वर्क को एंजॉय करते हुए आपको करोगे, तो आपको इनफाइनाइट रिटर्न। उस परमात्मा का हाथ बहुत बड़ा है।
आपके बिल्कुल लिए बिल्कुल। बहुत कुछ उसने सोच रखा है। आपने अपने जो बात बोली श्रवण जी, मैं इसमें छोटा सा कि मैं शेयर करना चाहूंगा। आपने कहा परमात्मा ने बहुत कुछ सोच रखा, और हम्म, मैंने खुद ये होते हुए देखा है कुछ लोगों हम्म, की कोचिंग इस पे मैं काफी लोगों से बातें करता हूँ। हम्म, मैंने देखा है कि अगर किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में आप निष्काम निष्काम भाव से काम करोगे और करते हम्म, जाओगे करते हम्म, जाओगे करते जाओगे, उसको एंजॉय करते हुए, तो बाकी लोगों से तो बोले क्या करा क्या नहीं करा, छोड़िए यार, अपना काम कर, अपना अपना देख यार, अपने अपनी देख। पर जो लोग ये करते जाते, अब देखो मैंने क्या देखा है कि परमात्मा, यूनिवर्स, कोई शक्ति, जो भी आप उस नाम, जो भी नाम दो शक्ति को, वो शक्ति आपको देखती है। हम्म, हम्म, और जब देखते हैं कि बंदा इस हद तक जा चुका है, जिस हद तक 99.99% लोग, मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, परसेंटेज नहीं जा पाएंगे, वो आपको कुछ ऐसी शक्ति देती है ना, जो आपको पता चलता है। आपको पता चलता है वो जो खुशी, वो जो एक वर्तमान में रहने की शक्ति, और कुछ ऐसी प्रतिभाएं आपके अंदर विकसित हो जाती हैं जो पहले आपको भी मालूम नहीं थी। ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपको वरदान देने का, बट उसके लिए आपको जो बोर्डम बोले, जैसे बोले, उसका हैंडल करने का तरीका बोले, वो आपको जाते चलते 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 जाना होगा। जो लोग समझ नहीं पाते, जो जो उस हद तक नहीं गए, वो समझ नहीं पाएंगे हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे और ऑडियंस इनफैक्ट प्लीज। इनफैक्ट अरुण अरुण मैं आपके एग्जांपल को अगर दूं, तो नारायण मूर्ति जी ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि इंफोसिस में इतना काम करने से मेरा ये रिटर्न होगा, टर्नओवर ये होगा। उन्होंने जब उनका क्या फायदा होगा, जिस देश में का मैं नागरिक हूँ उस देश का क्या फायदा होगा, और उसके बाद यहाँ पर है कि जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को हम लोग और किस डायमेंशन तक पहुंचा सकते हैं। तो जब आप लोक संग्रह के लिए काम करते हो, पहले भी हम लोगों ने बात की थी इससे, कि आप अगर पर्सनल गोल के बारे में भूल जाते हो, आप अगर ये लगता हो कि कॉस्मिक प्लान के अंदर आपके लिए कुछ रोल स्क्राइब है, कुछ डिसाइडेड है, और उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो अपने आप चीजें जो होती है वो, जो आप बोल रहे थे ना कि परमात्मा दे देता है, तो परमात्मा आपके लिए क्या करेगा कि सारा का सारा रास्ता जो है वो बोल सुगम देगा, कर, बोल देगा, सुगम कर देगा। वो सारा सुगम, कर। बिल्कुल। नारायण नारायण मूर्ति जी का कहना है कि 1990 में उन्होंने यह काम शुरू किया था, 1976 में, काफी मेहनत का काम था। जी। जब 14 साल हो गए, तो एक फॉर्च्यून 500 कंपनी ने उनको ऑफर दिया कि मैं खरीद लेता हूँ हम्म, इन्फोसिस। हम्म, और उस समय काफी काफी पैसे, काफी करोड़ों रुपए मिलते हैं। और ये बड़ी हम्म, इंटरेस्टिंग बात है, देखिए आप, कैसे एक आदमी आगे बढ़ता है, बाकी लोग छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तब हम्म, क्या होता है उसके बाद। उनके सारे पार्टनर्स ने उनके सारे पार्टनर्स ने इस मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिया था कि हम लोग इसको बेच देते हैं, बहुत हो गया, 14 साल से घिस रहे हैं, घिस घिस के अब मुश्किल हो गया। अब हम लोग ये कंपनी बेच देते हैं, करोड़ों रुपए बनाते हैं, और अब थोड़ा जिंदगी को बिताते हैं परिवार के साथ में, जो जो हम नहीं कर पाए, थोड़ा घूमना उमना, जो भी उनका सपने पूरा करते हैं। एक ही इंसान था उस ग्रुप में जिसने बोला कि मैं साइन नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है आपको बेचना है तो आप बेच दो, मुझे बेच दो, मैं पैसा दे देता हूँ, मैं लेके आगे चलूंगा। अब उसे सर पकड़ के बैठ गया, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर एक दूसरे थे इनके अलावा, फिर नंदन नीलेकानी ने बोला कि नहीं, ये बंदा सही बोल रहा है, मिस्टर मिस्टर मूर्ति जी राइट, मैं भी मूर्ति जी आपके साथ में हूँ। और फिर सारे लोग इनके साथ में आ गए। अभी मूर्ति जी कहते हैं, और ये परमात्मा यूनिवर्स, जो भी आप कहें, आप जिस शक्ति को जो भी नाम से बात कर रहे थे, मूर्ति जी कहते हैं कि अगर मैंने उस समय बेच दिया होता कंपनी को, तो जो हर एक रुपया मुझे मिलता, जो हर एक रुपया मुझे मिलता 1990 में, वो अभी बना है 42,000 रुपया, 42,000 टाइम्स। अब बताओ कहाँ से आता है? बट बस हाँ जी, बोलिए, बोलिए। बस यही, वो जो परमात्मा जो मुट्ठी से निकाल के आपको टॉफी देगा ना, यही 1 रुपए का 42,000, 42,000 दिया है, बिल्कुल सही कहा आपने। 42,000, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे मालूम है कि आपने भी काफी सारे डिसीजंस लिए हैं। पहले आप कॉर्पोरेट में थे, फिर आपने अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी शुरू की थी, फिर आप अभी स्टूडेंट के एजुकेशन के फील्ड में हैं। मैं देखता हूँ कि जब भी आपके वीडियोज आते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, और विश्व के कोने कोने से आते हैं। मैं देखता हूँ कि बर्कले में कोई कहीं पर, कोई कहीं पर है। ये ये परमात्मा ने टॉफियां बिखरनी शुरू कर दी है। मतलब आपको जो खुशी मिलती है इन लोगों को देख करके, देखो बच्चे कहाँ से पहुंच रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है, और वो बच्चे फिर से हजारों लोग जिंदगी बदल रहे हैं। और ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। अभी तो हम लोग पास में कहीं हैं, और अभी कुछ समय बाद में और बड़ा हो जाएगा दुनिया। बहुत बड़ी बात है ये। यस। नहीं, इनफैक्ट अगर हम लोगों का काम देखें, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मैं अपने वर्क को बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, बहुत ज्यादा। और रेट करने, बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूँ मैं। एब्सोल्युटली। हाईली रेट करने के पीछे सिंपल सा लॉजिक मेरा ये है कि हो सकता है कि दूसरी जगह पे कॉर्पोरेट में मैं रहता, अच्छे पोस्ट मिल जाते, जीएम ईडी डायरेक्टर सब कुछ बन जाता,
CMD तक पहुंचा है, लेकिन वो सारा का सारा मेरा अपना केवल होता अचीवमेंट। लेकिन जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वो दूसरों के सपने पूरे करने का। निष्काम कर्म का बिल्कुल बच्चे सही एग्जाम्पल है। रिजल्ट के दिन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी दिखती है, उनके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी दिखती है, उस दिन अंदर का आनंद आ जाता है। मतलब कि परमानंद लोग सुनते होंगे, ऐसा सुनते होंगे कि इनफाइनाइट ब्लिस क्या होता है, वो इनफाइनाइट ब्लिस मुझे फील होती है जी के रिजल्ट के दिन। बिल्कुल सही है। और मैंने ये भी देखा है कि अगर आप वो काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में, जो बहुत ही कम लोगों के मौका मिलता है, मौका मतलब उनके हाथ में होता है, वो लेना नहीं चाहते इसलिए नहीं मिलता है। जिस कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहां पर आप हर घंटा जो बिता रहे हैं ना, और हर महीने 1 घंटा, हर महीने हर साल जो समय बिता रहा है, हर समय समाज को बेहतर करने में जा रहा है। 1 मिनट कोई पॉलिटिक्स हैंडल करते हुए, किसी को कुछ खिलाते हुए, किसी को वो कुछ लगाते हुए, सब वो सब जो चलता है, आई डोंट वांट टू से मोर, उसमें नहीं जा रहा आपका। मुझे पता है कि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों का 80% समय मैंने देखा है जाते हुए कहां पर। तो उसमें क्या हो रहा है, सॉरी टू आई एम जस्ट लाइटर नोट, हम थोड़ा सा मजे मजे में बात कर रहे हैं, लेकिन सीरियस मैटर है ये। काफी ज्यादा समय लोग बिताते हैं अपने माहौल का को ध्यान में रखते हुए, कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या चल रहा है, तो मुझे क्या करने से मैं माहौल को मैनेज कर लूंगा। और ऐसे लोग सालों सालों तक काम करते हैं, उनके अंदर की अंतरात्मा कहाँ की कहाँ चली जाती है। और फिर वो जो यूनिवर्स है वो देख रहा है, वहां भी कुछ करता है, वो वहां भी कुछ करता है। स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, हेल्थ, हार्ट, वेलनेस के लिए फिर लोग कितने कॉर्पोरेट में जाते हैं। मैं फिर दोबारा नहीं बोलना, मैं ऑलरेडी हमने बात किया, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। इतनी परेशानी आती है, स्ट्रेस, हर कोई स्ट्रेसफुल है। जो जो लोगों को इंस्पायर करा, इन्वर्टेड कमा कि तुम जरा से ये करो, वो भी स्ट्रेस में है, और जो ये करो वो भी स्ट्रेस में है। भाई थोड़ा सा भगवत गीता थोड़ा सुनिए, इसको देखिए, सब कुछ हमारे अंदर, हमारे देश में है, सारी संस्कृति में सारी धरोहर है, सारे रास्ते हैं, बट हमने देखने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। सुबह में नहीं देखेंगे। अब देखते हैं कि शाम को कितने लोग आते हैं देखने के लिए वो भी एक अलग मजा है। यस यस, वेरी नाइस। अरुण, भागवत गीता तो पहले भी हम लोगों ने ये बात की थी कि थोड़ा सा हम लोगों को सरल और सहज बनाना पड़ेगा। मतलब इस 700 श्लोक में वेदों का, मतलब कि ऐसा हम लोग एक फ्लो जैसा, कंटिन्यूटी जैसा मेंटेन करते हैं कि वेदों में जो ज्ञान है, मतलब कि अपने सनातन धर्म के जो नॉलेज है उसका फाउंटेन हेड है वेद, 4 वेद। उन बिल्कुल वेदों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कंडेंस फॉर्म में हम लोगों ने उपनिषद में रखा। बिल्कुल और बिल्कुल उन उपनिषदों का भी जो वहां पे सार रूप हो सकता है, बिल्कुल। उस सार रूप को हम लोगों ने भगवत गीता में वहां पे, मतलब हम्म। स्वामी विवेकानंद इस पे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि उपनिषद को पढ़ना और उससे ज्ञान प्राप्त करना कुछ ऐसा है कि एक बहुत घने जंगल में तुम चले जाओ, और उस घने जंगल से कुछ तुम क्या करो कि कुछ फल या कुछ कंदमूल या कुछ लेके आओ। श्रीमद् भागवत गीता क्या है कि आपके पास वहां पे आप बैठे रहो, और जो आपके खाने लायक फल है, जो आपके लिए फूल है, ये सब कुछ लेके वहां पे आपके सामने वहां प्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी बात आपने कही श्रवण जी। तो ये अरुण श्रवण या श्रवण अरुण जो भी बोलिए, ये जी जुगलबंदी शुरू हो हाँ। गई। नदीम श्रवण का जमाना तो पुराना हो गया। जी, कंदमूल फल को अच्छे से पॉलिश, मतलब ठीक ठाक करके बकेट में ठीक लगा ठाक कर करके। थोड़ा सा हाँ, उनको पेश करे लोगों को, ताकि लोग। मतलब आप ऐसे समझे कि उपनिषद एक गार्डन है, और जो श्रीमद् भागवत गीता है एक बहुत अच्छा सा सजा हुआ बुके है। बहुत। भगवान श्री कृष्ण ने वो बुके हम लोगों को दिया है, लेकिन अपनी तो आदत है कि हम नहीं तो उतरेंगे। तो जब तक बाहर में कुछ, जब तक शब्द में कुछ बाहरी शब्द नहीं आते हैं, तब तक हम उस बात जी को समझ नहीं हाँ। पाते हैं। बहुत ही सही बात है ये। और देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली नॉट लिंक। कोई बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि शब्दों से हमारी मनोदशा को, फॉरेन के शब्दों से ऐसी मनोदशा को घेरा गया है कि लोगों को पता नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है। अभी जो कुछ कुछ हुआ, इंसिडेंट हुए देश में कोने कोने, उसमें बोल रहा था कि एक इंग्लिश का शब्द है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, इंग्लिश का शब्द। उसका हिंदी किया जाए तो लोग बोलते हैं कि मोहब्बत और जंग जंग में हर चीज सब कुछ जायज जायज है। है। और अब बोलते हैं कि इसमें 3 शब्द तो बाहर के, मतलब दूसरे शब्द है एक्चुअली। हाँ हाँ। मोहब्बत भी है, जंग भी, और जायज अलग शब्द हैं। और बोलते हैं कि हिंदी में या संस्कृत में शब्द ही नहीं इसका, कोई ये उक्ति नहीं, सुक्ति नहीं, मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं।
तो लोगों को लगता है कि जंग जायज है, तो चलो कंपटीशन चल रहा है कॉर्पोरेट में, लगा देते हैं डंडा, जो करना है पूरा लगा देते हैं अपना। वो चल रहा है पूरा, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, उसी बात से प्रतिशत समय जा रहा है, क्योंकि लोगों के मानसिकता में फैल गया हो, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, फैल गया हो। सो बहुत जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग लें, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, द भगवत गीता को पढ़ें। हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर से एक बार धन्यवाद। अब देखिए हम लोग की पूरी कोशिश है और हम लोग करते जाएंगे काम, ताकि और ज्यादा सहजता के साथ में, और ज्यादा मनोरंजन के साथ में, और ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ। अरुण, अभी आप शब्द के और उसके अर्थ के बारे में बोल रहे थे कि कोई हिंदी का शब्द है, कोई फारसी का शब्द है, कोई उर्दू का शब्द है या दूसरे शब्द है। आपको केवल अगर हम लोग हिंदी के शब्द भी लेके जाए या अवधि के शब्द ले लें, गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो रामचरितमानस का एक दोहा आपने भी सुना होगा, बहुत जगह यूज भी करते हैं हम लोग, समरथ को नहीं दोष गोसाई। बिल्कुल। समरथ को नहीं दोष गोसाई, सब लोग सुनते हैं और सुनते हैं, और उसका अर्थ क्या लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्लीज बताएंगे अर्जुन। हाँ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बोली। तो अर्थ ये लगता है कि जो समर्थ है, जिसके पास शक्ति है, हाँ, पावर है, कनेक्शंस है, नेटवर्क है, हाँ, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, सिर्फ मान ये जी, बस सब हाँ, कुछ है, उसका कोई जी, दोष नहीं है। करेक्ट ना? उसका कोई दोष नहीं, जी, ठीक है। ये लोग अब समझते अगर इसी को हम लोग, अगर कोई रामचरितमानस का अध्ययन किया है किसी ने, किस संदर्भ में इसको बोला गया है वो उसको मालूम है, और अगर इस पर्टिकुलर हम लोग अगर चौपाई की बात करें तो उसके आगे का भी अगर हम लोगों को हिस्सा मालूम है, ये तो आधा है, अगर हिस्सा मालूम है तो ये पूरा का पूरा चौपाई कुछ ऐसे जाता है। समरथ को नाही दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी आई। सूरज, आग, सुरसरी मतलब कि मां गंगा, नाई उसकी तरह, समर्थ को कोई दोष नहीं लगता, किसकी तरह, सूरज की तरह, आग की तरह और गंगा नदी की। इसका मतलब क्या है, जो सन है, मतलब गीता में हम लोग बोलते हैं कि समत्व भाव से होना चाहिए, सब पर एक समान होना चाहिए, इक्वेनिमिटी की बात करते हैं, योगा ऑफ इक्वेनिमिटी। तो सूरज जो है वो अपना प्रकाश देते वक्त ये नहीं सोचता कि ये पवित्र चीज पे जा रहा है और पवित्र चीज पे जा रहा है, किसी पापी पे वो अपना लाइट दे रहा है या पुण्यात्मा पे लाइट दे रहा है, वो एक समान वहां पे लाइट, और उसको कोई दोष नहीं लगता। अगर सपोज करो कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा दोष है और सूर्य का प्रकाश मैंने ले लिया, अभी तो ठंड का समय है, बहुत अच्छी लगती है सूरज की धूप, और मैं चला गया, तो ऐसा नहीं कि सूरज में कोई दोष लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली अगर हम लोग आग लेते हैं, तो आग लेते हैं तो आग में कोई भी अपवित्र चीज डाली तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आग को कोई दोष नहीं लगता। मतलब इनफैक्ट अपने पुराणों में कहानी भी है कि आग को ऐसा वहां पे बोला गया था कि भाई आपको अगर कोई अपवित्र चीज आएगी फिर भी पवित्र होगा, लेकिन आपको अपवित्र चीज लेनी पड़ेगी। सेम इज द केस विद गंगा नदी, बोलते हैं कि भाई उससे में अगर आप नहा लो तो पाप आपके धुल जाएंगे, लेकिन गंगा कभी पापी नहीं हुई, गंदी जरूर हो सकती है, पाप ढोते ढोते वो कभी पापी नहीं हुई। तो इस तरह से ये बताया गया कि आप अगर समर्थ हो, समर्थ का मतलब कि अपने इंद्रियों पे आपका नियंत्रण है, आप सबको एक समान देखते हैं, आप एक फिल्म की स्क्रीन हो, बिल्कुल स्क्रीन पे विलेन आके डायलॉग दे या हीरो आके डायलॉग दे या हीरोइन डांस करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्रीन को। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस केस में कुछ भी अगर आपके साथ दोष चिपकता है तो उसका दोष नहीं। बहुत तो बहुत बड़ी बात। इसके बाद फिर आप संदर्भ समझो, अगर संदर्भ मालूम हो तो उस केस में इस अर्थ में और कोई दिक्कत नहीं होगी। संदर्भ ये है कि भगवान शिव जो है और पार्वती के विवाह का प्रसंग है। नारद मुनि जाते हैं पार्वती के माता पिता के पास और बोलते हैं कि भाई आपका जो बेटी का होने वाला दूल्हा है जिसका रिश्ता मैं लेके आया हूँ, उसमें ये खूबी है, ये खामी है। तो बोले कि खूबी तो है कि महादेव हैं। तो उन लोगों ने जो सुन के रखा था बेटी के माँ बाप ने, उन्होंने बोला कि भाई हमने ऐसा सुना है, ऐसा सुना है, भूत प्रेत के साथ रहते हैं, सांप लपेट के रहते हैं, भभूत पहन के रहते हैं, हम्म। तो उस केस में कैसे है। तब नारद मुनि ने बोला कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, कि ये सब दोष अगर उनके पास छिपकते भी हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि हमारे भोले बाबा कहीं से टेंटेड हो जाते।
तो आप ये समझो कि ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, जैसे हम लोगों ने एक दो टॉक पहले वहां पे कर्मण्यवादी कादस्ती का भी पढ़ा था, माफलेशु कदाचन का, कि किस तरह से अर्थ का अनर्थ बनाया गया है। उसी तरह से ये सब ऐसे दोहे हैं जिसमें कि अर्थ का अनर्थ हम लोगों ने बना दिया है और उसको यूज करते हैं, वो यूज बिल्कुल। करते हैं, मिसयूज करते हैं, रिपीटेडली हम लोग मिसयूज करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात आपने बोली, इसमें 1-2 मिनट में थोड़ा ऐड करता जी। हूँ। देखिए हाँ। बचपन से लोगों ने कुछ कुछ शब्दों को या कुछ कुछ सेंटेंसेस को, कुछ कुछ कविताओं को या दोहों को, उनका उन्होंने एक शब्द ले लिया या एक लाइन ले लिया या एक पंक्ति का हाँ। आधा हाँ। पंक्ति ले लिया, और वो जी। एक डायलॉग की तरह लोगों के दिमाग में चिपक गया। और साल दर साल बीतते गए, हमें लोगों को लगता है कि समरथ को कोई दोस्त ना घुसाए, मतलब कोई बंदा जो पावरफुल है कुछ भी कर देगा, उसको कोई दोस्त नहीं है। पावरफुल कुछ भी कर बात देगा। कर रहे हैं सूरज जैसा समर्थ, ऐसा जी। समर्थ जो सूरज जैसा हो, माँ गंगा जैसा और हाँ। आग जैसा हो, जो इतना अपने आप में जी। एबंडेंस पावर है कि कोई आदमी जी। कितना पानी निकाल लो, कितना कुछ कर लो, गंदगी नहीं फैलेगी। माँ गंगा गंदी नहीं होती, हाँ। तो गंगा जल की जी। बात। उस हद तक पहुंच जाओ, फिर दोस्त ना गोसाई, करेक्ट ना? उस हद तक कितने लोग जी। पहुंच पाते हैं? और वही देखेंगे, बहुत सारे डायलॉग भी मैं देखता हूँ, कुछ कुछ डायलॉग जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। तेरा क्या होगा कालिया, जो डर गया सो मर गया। तो मैंने छोटे छोटे कुछ वीडियोस बनाए डायलॉग पे, जो जी। जी। डर गया सो मर गया मतलब क्या होता है। तो वही बस हाँ। देखता हूँ कि हमारे हमारे मन को ये लैंग्वेज, कुछ दोहे कुछ सुक्तियां काफी ज्यादा बचपन से हम सुनते जा रहे हैं, डायलॉग्स काफी लोग पकड़ते हैं। फिल्मों के डायलॉग लोग सोचते हैं कि मैंने एक बार अपने से कमिटमेंट कर दी तो अपने आप भी नहीं सुनता, उसका मतलब भी समझने की जरूरत है। किसी ने लिखा कुछ सोच के लिखा है, तो किसी ने लिखा है सोच कर लिखा है। सम्राट को कोई दोस्त न घुसाए, फिर उसका जो आपने संदर्भ जिस तरह से एक्सप्लेन किया, तो एक ही मैसेज मैं चाहूंगा सारे ऑडियंस के लिए कि भाई जो भी आप सुनते हैं, सीधे उसको फेस वैल्यू में नहीं लें। जो हम लोग बचपन से सुनते हैं, हर कोई बोलता है ना मैनेजमेंट फेस वैल्यू, डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू, फिर भी फेस वैल्यू में लेते हैं। मतलब कि हम लोग हो गए उस तोते की तरह, बहेली आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, फिर फंसते हैं। फिर अभी लोग लेंगे, आधा कोई लेंगे डालो, फिर उसको लेके चिपका देंगे व्हाट्सएप में। सो जरा अपने से सोचिए, उसका संदर्भ पता कीजिए, उसको पूरा जब देखिए तो गूगल कीजिए क्या है। और नहीं तो हमारे साथ श्रवण जी हैं, श्रवण जी को मैसेज कीजिए, यहाँ पर डालिए कमेंट, हम लोग श्रवण जी तक आपके आपके सवाल पहुंचा देंगे जब मौका मिलेगा। हो सकता है हम लोग एक सेशन लेंगे श्रवण जी, लोगों के सवाल का ही जवाब देते हुए। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा श्रवण, श्रवण जी बहुत ही अच्छा आज का रहा। अभी ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा तक पहुंचने जा रहे हैं। और कुछ श्रवण, और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज? और जब बात चल रही है कि हम लोग अगर जो पुराने यहाँ पे ज्ञान है या पुरानी जो स्टोरीज है, जो आपने बोला कि बहुत ज्यादा पॉपुलर जो इस तरह की उक्तियां हैं या दोहे हैं, डायलॉग्स हैं, उसको हम लोग वहाँ पे जो पॉपुलर अर्थ है उसमें लेते हैं, जो एक्चुअल अर्थ है उसमें नहीं ले पाते हैं। हम्म। दो उसके पीछे रीजन मुझे लगते बहुत हैं। अच्छा। एक, हमें जरूरत नहीं महसूस होती, और दूसरा है कि ये हम लोग प्राप्त कहाँ से करें, कौन मशक्कत करे। बस सब लोग एब्सोल्युटली जब यही सोच कंफर्टेबल, रहे आराम से। हैं, सब आराम लोग से। यही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी साथ में अगर कोई भी हम लोग को ज्ञान मिलता है तो हमेशा उसके एप्लीकेशन में सब्जेक्टिविटी होती है। हम्म ज्ञान ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट इज सब्जेक्टिव, हम्म। व्यक्तिगत होता है। जैसे उपनिषदों की एक कहानी मुझे याद आ रही है, इस संदर्भ में बहुत ज्यादा वहां पे ये फिट बैठेगी, कि एक बार क्या हुआ था कि ब्रह्मा के पास देवता, दानव और मनुष्य, ये तीनों पहुंचे। हम्म। प्रजापति ब्रह्मा के पास ये तीनों पहुंचे और बोले कि कुछ ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा ने सिंपल सा एक अक्षर बोला, द, तथा द वाला द। हम्म। उन्होंने ये अक्षर बोला, फिर वो मौन हो गए। अब इस द की जो इम्प्लीकेशन है, वो दानवों ने ये सोचा कि हम लोग यार बहुत क्रोधी हैं, हम लोग बहुत ज्यादा क्रोधी हैं और दूसरे पे अत्याचार करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। प्रजापति ने ये बोला कि भाई दया करनी चाहिए, काली माता। तो उन्होंने द का मतलब निकाला कि दया। देवताओं के बारे में पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी कि स्वर्ग लोग कैसा होता है, तो स्वर्ग लोग ऐसा होता है जहां पर कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इनफाइनाइट रिटर्न है। बिल्कुल। खूब मस्ती है भैया, कोई चिंता नहीं। अप्सराएं नाच रही है, पारस मनी है, कल्पवृक्ष है, उसके बाद हमारी एक कामधेनु गाय है जो मांगेगी सब कुछ। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि ये इन सब से हम लोग को क्या मिल रहा है कि ऐसे आनंद मिल रहे हैं जो एक तो चिरस्थायी नहीं है, टेम्पररी है, और हम लोग विषय भोग में बहुत ज्यादा वहां पे इन्वॉल्व हो गए, इंडल्ज हो गए।
तो शायद ब्रह्मा हम लोग को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दमन करो, द से दमन, अपनी इच्छाओं का दमन करो। मानवों को ये लगा कि यार इस द का क्या मतलब हो सकता है। तो मानव और पशु के बीच में एक बेसिक सा अंतर आपको दिखेगा, और वो बेसिक अंतर एकदम बिल्कुल हम लोग उस लेवल पे जाएं, रेडिमेंट्री लेवल पे जाएं, सबसे हम लोग वहां पे अपनी बेसिक नीड पे जाएं, भूख पे जाते हैं, हंगर पे जाते हैं। जानवरों की हंगर जो है बहुत लिमिटेड होती है। आप खाना दे दो, एक बार पेट भर जाएगा, वो वहां से खा के उठ जाएगा। बिल्कुल। वो इकट्ठा करके नहीं रखेगा कि अगली बार मुझे खाने के लिए कब मिलेगा। वो ये नहीं रखेगा अच्छा मेरा बेटा जो कि 10 साल के बाद होगा या बेटी जो 10 साल के बाद होगी, उसके खाने का कैसा अरेंजमेंट होगा। लेकिन मानव की भूख जो है वो सुरसा के मुंह की तरह है, फैलते जाती फिर फ्रिज बना है दिया, वहां पे। फ्रिज बना फ्रिज दिया, बना तो बना तो दिया। जैसे ही वो होगा वैसे ही क्या होती है कि एक संग्रह की प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है, कलेक्ट करके हम लोग रखते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने हैं। और बहुत कलेक्ट करके रख जी, कलेक्ट करके रखें तो मानवों ने ये सोचा कि हमारे अंदर जो है वो संग्रह की भावना आ गई है। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को कलेक्ट करके रखते हैं। तो इस द से उनका मतलब है कि दान करो, क्या बात है। दूसरों को दो, जो बुद्ध के भी वहां पे ज्ञान में आता है कि अपरिग्रह की भावना हो। हम्म। कलेक्ट हम लोग वहां पे नहीं करके रखें एक जगह पे। बहुत ही तो पावरफुल। आप ये सोचिए कि एक छोटे से अक्षर को लोगों ने अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से अलग अलग सोचा। उपनिषद की कहानी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे के सारे मतलब जो थे, सारे के सारी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो पॉजिटिव कन्नोटेशन की थी। लेकिन आम जिंदगी में तो आप जानते ही हैं द के बहुत सारे और मीनिंग भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत ही शक्तिशाली आपने कहानी बताई है। ये जो 5 मिनट की कहानी है, मैं चाहूंगा ऑडियंस थोड़ा सा सोचिए। जैसे कि हमारा जी। जो घंटे का जो ये कॉन्वर्सेशन वीडियो है, अब इसी जी। को हर किसी का देखने का नजरिया अलग होगा। कोई सोचेगा अरे मेरे 1 घंटा मैं थोड़ा सा देख लेता, अमेजन प्राइम का नया कुछ लॉन्च हो देख लेता हूँ, ज्यादा जी। एंटरटेनमेंट मिलता है। कोई सोचेगा कि नहीं नहीं, इसको एकदम अच्छे से देखते हैं, और कुछ लोग नोट भी करेंगे, सारे पॉइंट को नोट करेंगे। फिर हाँ। कुछ लोग क्या करेंगे, नोट करके फिर सुबह में या कभी जब भी समय मिलता है बैठ कर सोचेंगे कि अभी जो आपने बात कही इतनी पावरफुल बात है, और हर बात काफी पावरफुल है। अभी की बात की जाए तो हम वही देखते हैं या हम वही सोचते हैं जो हम देखना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीछे जो वॉल में मैं देख रहा हूँ हैंगिंग लगा हुआ है, बहुत अच्छा लॉर्ड कृष्णा की। और कोई बंदा जो जिसका फ्रेम का दुकान होगा वो देख के कैसा फ्रेम है अच्छा। कोई लोग देखे सोचेगा क्या लिखा हुआ, कोई लोग देखे वाह कितना अच्छा मॉडल जैसा, कितना अच्छा सांवरिया जो हम लोग सांवरिया जी बोलते हैं कृष्ण जी को, कितना अच्छा जी। वो जी। कलर कॉम्बिनेशन किया गया। कुछ लोग देख रहे होंगे वॉल का कलर एशियन पेंट्स का, जो एशियन पेंट का सेल्स पर्सन है कोई देख रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सोच को आप जैसा रखेंगे वैसा ही आप देखते हैं, वैसा ही आप सोचते हैं। तो सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। सबसे अच्छा तरीका है ये वीडियो का चेन ऑफ द सीरीज देखते रहिए, और हम लोग आते रहेंगे आप तक। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच श्रवण जी, आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा है कि मुझे पूरा विश्वास है एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों लोग धीरे धीरे देखेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर करते जाएंगे। हम लोग फिर आएंगे अगले सप्ताह एक नए इंटरेक्टिव सेशन में श्रवण जी के साथ में। और अभी समय आपको धन्यवाद देने का, और थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू अरुण। थैंक यू सो मच। थैंक यू।